बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज हम करने वाले हैं इसमें सेकंड पार्ट यूनिट 2 का, यहाँ पर सपोर्ट मटेरियल क्लास 11th मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम देखने वाले थे यहाँ पर प्रतिदर्श की विधियां, हमने अभी तक कर लिया था। यहाँ पर जो चैप्टर एक अच्छी प्रश्नावली के गुण तक हमने देख लिया था, ठीक है। तो अब हम आगे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। कौन सा है ये? प्रतिदर्श की विधियां पढ़ेंगे। कौन कौन सी प्रतिदर्श की विधियां होती हैं, तो चलिए देखते हैं। यानी दैव प्रतिदर्श एक होती है, दैव प्रतिदर्श या यादृच्छिक प्रतिचयन, यानी एक विधि होती है यादृच्छिक प्रतिचयन, मतलब एक ऐसे ही रैंडमली चूज किया जाता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति, यानी अचानक से कोई भी नंबर आ जाए, यानी यादृश्य रूप से जो है बिना देखे जो है उसका सिलेक्शन किया जाता है, उसे चुना जाता है। यहाँ पर जो है दूसरी विधि है अदैव जो है प्रतिदर्श विधि, अयादृच्छिक विधि, अयादृच्छिक प्रतिचयन विधि, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यादृच्छिक विधि और अयादृच्छिक विधि जो है दो विधियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन सी विधियां आती हैं यादृच्छिक विधि में? इस विधि में क्या होता है, एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से जो देखा नहीं जाता, मतलब अगर आप इस तरह से आप मान लीजिए कि एक मटकी है, मटकी में बहुत सारी पर्चियां लिख दी गई हैं और उसमें हाथ डालकर मटकी में से एक पर्ची निकाली जाती है और उस पर्ची में किसी का भी नाम हो सकता है, उस ऐसी विधि को जो है और उसका चुनाव हो जाएगा जिसका नाम निकलेगा। तो इस तरह की जो विधि होती है ना, यादृच्छिक विधि कहलाती है, यादृच्छिक प्रतिचयन विधि कहते हैं। लेकिन अगर ऐसी विधि नहीं है, यहाँ पर कोई और विधि अपनाई जाएगी, अयादृच्छिक विधि कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कौन सी है, पहली है सरल दैव अदृश्य, यानी सरल दैव प्रतिदर्श विधि। तो सरल बिल्कुल साधारण रूप से जब हम चुनाव करते हैं रैंडमली, जैसे अगर मान लीजिए लाइन में कोई व्यक्ति को खड़ा कर दिया गया और किसी को भी अपनी मर्जी से बुला लिया गया, तो यहाँ पर क्या है, यादृच्छिक विधि है। अब आता है प्रतिबद्ध प्रतिदर्श विधि, और यहाँ पर स्तरीय प्रतिदर्श विधि और व्यवस्थित प्रतिदर्श विधि और बहुस्तरीय प्रतिदर्श विधि। तो यहाँ पर जो कितनी सारी विधियां हैं, यहाँ पर जो हमारे पास 5 विधियां हैं यादृच्छिक प्रतिचयन विधि की। उसके बाद जो विधि है यहाँ पर अयादृच्छिक प्रतिदर्श विधि में है सविचार प्रतिदर्श विधि, अभ्यांश प्रतिदर्श विधि और सुविधा अनुसार प्रतिदर्श विधि, ठीक है। तो ये हमारे पास विधियां होती हैं कुछ, जो कि हमारे पास जो है यादृच्छिक विधि चयन प्रतिदर्श जो है चयन विधि कर सकते हैं, अयादृच्छिक प्रतिचयन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम इनके बारे में जो है देख लेते हैं, यहाँ पर कौन कौन सी चीजें हैं, क्या क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पर सरल विधि में सरल रूप से होता है प्रतिबद्ध प्रतिदर्श विधि, ये भी एक विधि है जिसके द्वारा जो है यहाँ पर यादृच्छिक विधि द्वारा जो है चयन किया जाता है। स्तरीय प्रतिदर्श विधि है, व्यवस्थित प्रतिदर्श विधि है, तो यहाँ पर बहुस्तरीय प्रतिदर्श विधि है। तो इस तरह की यहाँ पर जो है बहुत सारी विधियां हैं। तो चलिए ये विधियां हैं, आप याद कर सकते हैं इनको। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर जनगणना विधि, जनगणना सर्वेक्षण क्या होता है, ठीक है। जनगणना सर्वेक्षण क्या होता है, अन्वेषण की इस विधि में समग्र की प्रत्येक इकाई को सम्मिलित किया जाता है। समग्र मतलब होता है जनसंख्या, समग्र का मतलब होता है जनसंख्या। तो जनसंख्या की प्रत्येक इकाई को जब इस विधि में सम्मिलित किया जाएगा, यानी जनसंख्या की प्रत्येक इकाई से, यानी जितने भी देश में लोग हैं ना, एक एक व्यक्ति से अगर आंकड़े एकत्र करेंगे तो वो जनगणना सर्वेक्षण विधि द्वारा किया जाएगा, तो उसे जनगणना सर्वेक्षण विधि कहते हैं। अब आता है प्रतिदर्श सर्वेक्षण विधि। अन्वेषण की इस विधि में जो है, अन्वेषण की इस विधि में जो है समग्र की कुछ प्रतिनिधियों यानी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। यानी क्या मतलब, कहने का मतलब कि यहाँ पर अगर मान लीजिए जनगणना विधि में एक एग्जांपल देता हूँ, उदाहरण देता हूँ। आप जो है एक गांव के बारे में, यानी गांव के बारे में जो है, मान लीजिए आप 5 गांव के बारे में जानकारी एकत्र करना चाहते हैं और आप गांव के बारे में एकत्र करना चाहते हैं जानकारी, तो आप गांव में जाएंगे, ठीक है। गांव में जाएंगे, एक गांव में आप गए, वहां पर आपने देखा, जो भी आपने एकत्र कर लिया आंकड़े। फिर उसके बाद दूसरे गांव में गए, वहां पर जो भी आपने देखा एकत्र कर लिए आंकड़े। उसके बाद तीसरे, चौथे, ऐसे 5वें गांव में जाएंगे। इस तरह से सारे आंकड़े आप स्वयं जाकर वहां पर देखने के बाद जो है सर्वेक्षण करने के बाद आंकड़े लेकर आएंगे, ठीक है। तब उसे जनगणना
यानी जनगणना सर्वेक्षण कहेंगे। लेकिन इसमें बहुत टाइम जो है लग जाता है। लेकिन आप अगर वहीं पर एक काम करते हैं कि हर गांव से एक ऐसे व्यक्ति को बुला लेते हैं जिसे उस गांव की पूरी नॉलेज है, जानकारी है, और वो व्यक्ति आता है और आपको जो है 5 गांव से जो है 5 व्यक्ति बुला लेते हैं और उनसे सारी बातें पूछ लेते हैं, तो ये होगा प्रतिदर्श सर्वेक्षण विधि। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं प्रतिचयन त्रुटियां क्या होती हैं। प्रतिचयन त्रुटियां मतलब प्रतिचयन त्रुटियां प्रतिदर्श आकलन तथा समष्टि विशेष के वास्तविक मूल्य के बीच का अंतर प्रकट करती हैं। ठीक है, प्रतिदर्श आकलन, प्रतिदर्श का आकलन है। प्रतिदर्श का कैसे आकलन किया जाए, मतलब आकलन का मतलब होता है कैसे व्यक्ति को चुना जाए। जैसे कि आप गांव से बुला रहे हैं 5 व्यक्तियों को, तो एक एक व्यक्ति को बुलाएंगे तो आप से गलती हो सकती है। अब ऐसा व्यक्ति भी बुला सकते हैं जिससे गांव की नॉलेज ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी गलती हो सकती है। अगर आपने ऐसे व्यक्ति को बुला लिया जिसको गांव की नॉलेज नहीं है, तो आप प्रतिदर्श का गलत चयन करेंगे, त्रुटि हो जाएगी आपसे, तो यहाँ पर जो है आपको गलत आंकड़े मिलने के चांसेस हैं, तो गलत आंकड़े मिल जाएंगे। तो इसलिए आपको बचना है, यहाँ पर इसे कहते हैं प्रतिचयन त्रुटि। ठीक है, समष्टि विशेष के वास्तविक मूल्य के बीच अंतर होता है। अब देखिए यहाँ पर अप्रतिचयन त्रुटि क्या होती है। ये त्रुटियां जनगणना विधि या प्रतिदर्श विधि द्वारा संकलित आंकड़ों में पाई जाती हैं। ठीक है, जनगणना विधि में अत्रुटि चयन गणना, यानी अगर मान लीजिए एक व्यक्ति है जो कि अपने आंकड़े दे रहा है, उसने जानबूझकर अपनी जानकारी गलत बताई, तो आप बताइए, आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन उसने गलत बताया, तो यहाँ पर अप्रतिचयन त्रुटियां होती हैं। अब देखिए त्रुटियों के प्रकार होते हैं। त्रुटियां मतलब क्या होती हैं, गलतियों के प्रकार होते हैं। प्रतिचयन त्रुटियां होती हैं, दूसरा होता है प्रतिचयन त्रुटियां। उसके बाद देखिए पक्षपात पूर्ण त्रुटियां होती हैं। ऐसी त्रुटियां यानी ऐसी गलतियां जो कि पक्षपात पूर्ण होती हैं और अपक्षपात पूर्ण होती हैं। किसी का पक्ष लिया जाता है और किसी का पक्ष नहीं लिया जाता, तब ये गलतियां होती हैं। ठीक है, उसके बाद आंकड़ों का अर्जन में त्रुटियां होती हैं, उस आंकड़ों को प्राप्त करने में त्रुटि होती है। अनुत्तर संबंधी त्रुटियां, जैसे कि आपने प्रश्नावली लिख कर दे दी और व्यक्ति ने आधी भरी आधी नहीं भरी, तो उत्तर ही नहीं दिए, तो मतलब ये त्रुटियां हो गई। उसके बाद मापन त्रुटियां हो गई, आपने मापन गलत कर दिया इसलिए त्रुटियां हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बात करते हैं NSSO के बारे में। एक संस्था है जो कि भारतीय जनगणना तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के नाम से जानी जाती है। इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है, ये भारत की जनगणना तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, इसे बोलते हैं हम NSSO। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको देख लेते हैं फटाफट। भारतीय जनगणना देश की अन्य सांख्यिकी स्थिति से संबंधित पूर्ण जानकारी प्रदान करती है, जैसे जनसंख्या का आकार। तो यहाँ पर क्या है, भारतीय जनगणना देश में क्या क्या बताती है, सांख्यिकी से संबंधित जो है पूर्ण जानकारी प्रदान करती है। कैसे जानकारी प्रदान करेगी, कौन कौन सी जानकारी, जैसे कि जनसंख्या का आकार क्या है, जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, उसके बाद वितरण क्या है, प्रक्षेपण क्या है, घनत्व क्या है, और लिंग अनुपात क्या है, और साक्षरता क्या है। तो इस प्रकार की जो है जानकारी जो हमें मिलती है जनगणना के माध्यम से। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की स्थापना भारत सरकार द्वारा सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर, जैसे कि रोजगार, शिक्षा, मातृत्व, शिशु मृत्यु देखभाल, सार्वजनिक वितरण विभाग का उपयोग आदि है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की स्थापना भारत सरकार ने क्यों की थी, इसलिए की थी ताकि वो आर्थिक मुद्दों का पता लगा सके। आर्थिक मुद्दे कैसे, ताकि वो रोजगार के बारे में पता लगा सके, शिक्षा के बारे में पता लगा सके, मातृत्व शिशु मृत्यु दर के बारे में पता लगा सके, और जो है यहाँ पर सार्वजनिक वितरण के बारे में पता लगा सके, और यहाँ पर विभाग का उपयोग आदि के बारे में पता लगा सके। और राष्ट्रीय स्तर के सर्वेक्षण के लिए की गई थी। राष्ट्रीय स्तर का यानी राष्ट्र का पूरे देश का सर्वेक्षण किया जा सके, उसके लिए इस संस्था की स्थापना की गई थी। ठीक है, NSSO जो कि NSSO यहाँ द्वारा संग्रहित आंकड़े समय समय पर विभिन्न रिपोर्टों एवं इसकी यहाँ पर त्रैमासिक पत्रिका सर्वेक्षण में प्रकाशित किए जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इन आंकड़ों का बहुत सारा यूज है।
तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। NSSO यहाँ पर क्या है, इसकी फुल फॉर्म भारतीय जनगणना, देश की यहाँ पर फुल फॉर्म जो होती है इसकी भारतीय जनगणना तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। ठीक है, तो ये है इसकी फुल फॉर्म। तो आपको फुल फॉर्म याद रखना है, ये आ जाता है। और उसके बाद आपको याद रखना है क्या, कि ये क्या चीज थी, ये एक संगठन था, संस्था थी, जिसका निर्माण जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो है क्या करने के लिए की गई थी, राष्ट्रीय स्तर पर जो है सर्वेक्षण के लिए की गई थी। और इसका काम क्या था, इसमें जनसंख्या का आकार पता लगाया जाता था, जनवृद्धि पता लगाई जाती, वितरण, प्रक्षेपण और घनत्व आदि, और लिंग अनुपात और साक्षरता आदि जैसे तत्वों का पता लगाया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये कंप्लीट कर लिया है चैप्टर इकोनॉमिक्स का जो है 11th क्लास का। मैक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट 2 हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। और यहाँ पर जो हम अगली वीडियो में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे, 1 अंक वाले प्रश्न पढ़ेंगे, MCQs। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।